और दंगल में बात कर रहे हैं कि नायब सरकार 2 का 1 महीना पूरा हो चुका है, यानी कि नई सरकार को बने 1 महीना पूरा हो चुका है और इस नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र भी चल रहा है और ये विधानसभा सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के भी चल रहा है। एक बड़ी तस्वीर है जिसको हम देख रहे हैं और इसी विधानसभा सत्र की तस्वीर भी बदली हुई है, क्योंकि जेजेपी कहीं नजर नहीं आ रही। वो जजपा जो पिछली बार 10 विधायकों के साथ विधानसभा में बैठी थी, आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। वहीं दूसरी तरफ इनेलो, जिसका एक चेहरा विधानसभा में था, इस बार 2 चेहरे विधानसभा में इनेलो के नजर आ रहे हैं। लेकिन नायब 2 का ये सफर 1 महीने का कैसा रहा, कौन से बड़े फैसलों पर लगी मोहर, ये कुछ अहम मुद्दे हैं और मौजूदा विधानसभा के अंदर की जो तस्वीर है वो आने वाले राजनीतिक जो माहौल है हरियाणा का वो क्या संकेत देती है, सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे आज के बड़े सवाल दंगल के, जिन पर हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ, नायब सरकार 2 का 1 महीना पूरा, कितना नायाब ये सफर रहा, नायब सरकार 2 का पहला विधानसभा सत्र, कौन कौन से फैसलों पर लगी मोहर, हरियाणा विधानसभा का सत्र जारी, नेता प्रतिपक्ष का इंतजार बरकरार। ये अहम सवाल हैं जिन पर आज हम दंगल में चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं अजयदीप लाठर, वरिष्ठ पत्रकार, रामराज शर्मा भाजपा से, ललित अरोड़ा हैं कांग्रेस से और ओंकार सिंह हैं इनेलो से। आप सभी का स्वागत है। रामराज जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि नई सरकार का 1 महीना पूरा हो चुका है, नायब सरकार 2 का। इस सफर को किस तरह से देखते हैं? बड़े कौन से ऐसे फैसले जिन पर इस विधानसभा सत्र में मोहर भी लगी? रामराज जी। देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यगण को मैं बधाई देता हूं और देवतुल्य जनता जनार्दन का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि जनता जनार्दन ने जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के सिर पे हाथ रखा, उनको आशीर्वाद दिया, तीसरी बार हमारी सरकार बनाई केंद्र की भांति, और हरियाणा में आदरणीय नायब सिंह सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। और दूसरा, एक तो नायब सिंह सैनी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सिद्ध कर दिया भाई वो सत्यवादी हैं, जुबान के धनी हैं और जो कहते हैं सो करते हैं। जिस तरह से कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग ने वो लगभग 25,000 के करीब हमारे युवाओं के, हमारे भाई बहनों का जो अपॉइंटमेंट होना था, जो लिस्ट आउट होनी थी, वो रुकवा दी थी। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी। और सबसे पहला काम मैं ये करूंगा, मैं कुर्सी पर बैठने से पहले, ये हमारे भाई बहन हैं जो कांग्रेस ने इनकी भर्ती रुकवा रखी है, पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा, इसके बाद मैं पदभार ग्रहण करूंगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना वायदा निभाया, इस बात के लिए भी मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि वो जबान के धनी है, जो कहते हैं सो करते हैं जी। और जिस तरह से वो विपक्ष का जवाब दे रहे हैं, क्यों विपक्ष के पास में नेता प्रतिपक्ष तो है नहीं, बड़े शालीनता से वो विपक्ष को भी साथ लेकर चल रहे हैं और उनके प्रश्नों का उत्तर भी दे रहे हैं और सदन बहुत अच्छा चल रहा है। और हरियाणा में भी चारों तरफ जनता जय जयकार कर रही है उनकी। और वो हरियाणवी में कहते हैं, भाई मुख्यमंत्री हो तो नायब जी सा हो, भाई मुख्यमंत्री हो तो हमारा नायब जी सा हो। अन्य प्रदेश भी अनुसरण करने लग रहे हैं, जहां जहां हमारी सरकार नहीं है वहां अगर भाई वाकई में मुख्यमंत्री बहुत अच्छा है हरियाणा में। और जिस तरह से वो जनता की सेवा में लीन है, 12-12, 1-1 बजे तक वो समर्पित रहते हैं और वो कहते रहते हैं, भाइयों मुख्यमंत्री कुर्सी भी थारी है, मैं भी थारा हूं, और ये सीएम रेजिडेंस भी थारा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ थारा है, मैंने थारा आशीर्वाद की जरूरत है। और जनता ने दिल खोल कर दोनों हाथों से उनके सिर पे हाथ रखे, उनको आशीर्वाद दिया। एक बार फिर मैं हाथ जोड़ के जनता जनार्दन का हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा
जिस तरह से कांग्रेस ने झूठ बोला था लोकसभा चुनाव में भी, ये 5 सीटें ये झूठ बोल के ठगी ठोरी करके जीत गए थे। इन्होंने झूठ बोला था, इतना झूठ की फैक्ट्री लगा रखी है, मैं बताऊं जी आपको नवजोत जी, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से इन्होंने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख रुपए आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट, झूठे गारंटी कार्ड तक इन्होंने हमारी बहनों को बांट दिए थे, उनको भी नहीं छोड़ा था। तो एक जनता में बहुत भारी प्रतिशोध की भावना थी, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी, इनकी काट की हंडी चढ़ने थी, चढ़ गई। आगे ऐसे ही हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता भगवान का रूप है, जनता की सेवा करते रहेंगे और आने वाले 20-25 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है तो रामराज जी, वो तो जनता जी महामंत्री की तरह, हम इनके राष्ट्रीय महामंत्री की तरह देवतुल्य जनता जनार्दन को कहते, जैसे इनके राष्ट्रीय महामंत्री ने देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहा था और फिर कहा था मैं कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़ा होकर श्राप दे कि बीजेपी वोटर राक्षस है, राक्षस। अरे तेरा श्राप कोई दुर्वासा मुनि का श्राप है क्या मेरे भाई? चलिए रामराज जी, एक बार बाकियों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सरकार तो अब आपकी बनी चुकी है और नई सरकार का 1 महीना भी पूरा हो चुका है, विधानसभा सत्र भी चल रहा है। नायब सरकार 2 ने अभी तक जो बड़ी घोषणाएं की हैं वो सीईटी पास युवाओं के लिए मानदेय योजना है, किसानों को बाजरे की फसल पर बोनस है, जॉब सिक्योरिटी बिल विधानसभा में पेश। चलिए ललित जी के पास चलते हैं, वही आपकी बातों का जवाब देंगे। ललित अरोड़ा जी, देखिए ये जो भाजपा प्रवक्ता हैं हमारे भाई जी, मैं पिछले 8-10 डिबेट में इनके साथ बैठता रहा हूं, मैं निजी कमेंट नहीं कर रहा, ये ऐसा कोई मुद्दा बताते नहीं जो भाजपा ने किया हो। ये सिर्फ कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस पताल में लेगी, कांग्रेस ने बताया तो था। मेरे बीच में मत बोलिए, इसको फिर मैं बोलूंगा तो आप बोल ही नहीं पाओगे। चलिए रामराज जी, एक बार उनको पूरी बात कर लेने दें। है क्या तेरे पास? तो पहले धमकाता भी था मेरे को। देखो ये बदतमीजी तेरे पास क्या होता भी, और पहले क्या करता, पता नहीं क्या क्या बोलता रहा। तो क्या बोले करता, तूने तो धमकी तक दी थी मेरे को। चुप कर यार। चलिए आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि मर्यादा की भाषा रखें। रामराज जी आपको पूरा वक्त दिया है, एक बार उन्हें भी बोल लेने दीजिए, फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा। ललित जी, अब मैं ये कह रहा हूं कि एक लगाया इन्होंने कि बढ़ती रोको गैंग, ये तो सब बतागा में क्या अंतर होता है, इसको पता होना चाहिए। चुनाव आयोग और न्यायालय ने फैसला दिया कि ये भर्तियां भी रोक दी जाए क्योंकि चुनाव संहिता लग गई या चुनाव की वजह से। हमारे जो आर्गुमेंट थे ये थे कि ये अनुचित फायदा ना उठा ले, ये उस पे ये कहते हैं ये बढ़ती रोको गैंग है, इसलिए ये इनका दावा खोखला है और ये शायद चुनाव आयोग और न्यायालय का भी अपमान करते हैं ये कह के। दूसरी चीज, 30 दिनों तक क्या किया ये आपका सवाल था और आप बताने लग रहे थे इन्होंने 4-5 काम किए हैं, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता ने कुछ नहीं कहा। और बड़ोली ने तो यहां तक कह दिया कि हमें गरीबी रेखा में लोगों को बढ़ाया ताकि उनका विकास हो सके। यानी इनको ये फर्क नहीं पता कि गरीबी रेखा बढ़ेगी तो ये पता लगता है कि हरियाणा में गरीबों की संख्या ज्यादा है। उसके अलावा झूठ बोल रहे हैं यार, जनता के सामने क्यों झूठ बोल रहा है यार? जनता देख रही है। यार बदतमीजी कर रहा है, बदतमीजी तो कर रहा है, झूठ बोलने लग रहा है, जनता को मिसगाइड करने लग रहा है। मैडम आई विल देखिए आप दोनों बहुत ही बड़े सुलझे लोग हैं, अच्छा नहीं लगता एक दूसरे पर इस तरह की टिप्पणी करते हुए। रिक्वेस्ट है दोनों अपनी अपनी बात रखें। तो ये शुरू कौन कर रहा है? जी रामराज जी आपके पास आ रही हूँ, कहिए ललित जी जल्दी से। जी दूसरी बात बताएं। अगर आपको ध्यान से सुनना हो तो ये मेरे को सुनिए और नहीं तो बिल्कुल ललित जी कहिए अपनी बात। जी मैं ये कह रहा हूं कि ना तो इनको बजट का पता होता है ना इनको फिगर्स का पता होता है। मैं ये बता रहा हूं जो चिरायु अंशुमन योजना है इसमें इन्होंने 4,000 से 5,000 रुपए कंट्रीब्यूट करा के एनुअल कंट्रीब्यूशन में लोगों को कवर करने का बनाया था। कितने लोगों को कवर कर दिया? और ये चिरायु आयुष्मान पे कितना आउटले है? 0 आउटले। वेवर ऑन इरिगेशन चार्जेस इन्होंने कहा था अप्रैल 1 से कर देंगे, कितने लोगों को माफ किया, कितने रह गए? एक्सपेंडिचर जो 2024-25 का एस्टिमेटेड है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है 1,34,456 करोड़ है, यानी पहले से 13% एस्टिमेट से 13% ज्यादा है। और इसमें पता क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सैलरी, पेंशन, इंटरेस्ट और सब्सिडीज भी होती है। अब ये कैपिटल आउटले 2024-25 में 16,281 करोड़ है और सारे ही पैरामीटर में कम कर दिया। पब्लिक वर्क्स में 1,070 करोड़,
मेजर इरिगेशन में 991 करोड़ और अर्बन डेवलपमेंट में 698 करोड़। तो फिर विकास कैसे करेंगे? ये जो इनकी लोकल भवन स्कीम है उसमें क्या होगा? और फिर इन्होंने लोन एडवांसेस जो है 2024-25 में जो पेमेंट करनी है 5095 करोड़ है। तो हरियाणा में 69,684 करोड़ कमिटेड एक्सपेंडिचर है, जिसमें सैलरी 25% है, पेंशन 13% है, इंटरेस्ट पेमेंट 22% है। तो बचता क्या है इनके पास? अगर प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हैं जो पहले निकाले तो सही कुछ, उसके बाद रेवेन्यू जो रिसीट्स हैं वो 1,16,639 है। इसमें भी ये बाकी डिफरेंस 20% कहां से आएगा? ये तो ये लोग बताते नहीं। और ये जो आपने जो लाडो योजना थी उसमें क्या किया? अब ये 30 दिनों में ये तो बता दें कि जो इन्होंने डायलिसिस है कितनी जगह मशीनें लगी हुई हैं, कितनी जगह कितने केस हो चुके, और किन अस्पतालों में नहीं है, ये डिटेल लेके आए ना। कभी जनता का भलाई भाषण देने से यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे तो अपनी वित्तीय स्थिति और आपने क्या इंप्लीमेंटेशन कर दी और बाकी 60 दिनों में या 70 दिनों में आप क्या करेंगे उसके बारे में बताएं ये, और बदतमीजी ना करें, वरना मैं डिबेट पढ़ने ठीक है ललित जी। ओंकार सिंह जी को भी एक बार चर्चा में शामिल करेंगे, इनेलो से। ओंकार सिंह जी अपनी बात रखेंगे आप जी। नवजोत जी, 1 महीना सरकार का पूरा हो गया, लेकिन सरकार की उपलब्धि क्या है? 12 फरवरी को किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे थे और सरकार ने बॉर्डर बंद किए थे, किसान ने नहीं बॉर्डर बंद किए थे। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज तक वो बॉर्डर क्यों नहीं खुल पाए? सरकार नहीं बन गई। और ये सरकार जो बनी है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, ठीक है, हम जनमत का बहुत सम्मान करते हैं, जनता ने हमें 2 MLA दिए, हम उसके लिए उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन ये सरकार जो बनी है कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण बनी है। नहीं, जितना इस समय इस सरकार का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था इस बार, उतना मैंने कभी नहीं देखा। और जिंदगी में पहली बार देखा, हवा तो कांग्रेस की थी, सरकार बीजेपी की बन गई। मतलब कहीं ना कहीं इनके नेता, कांग्रेस के नेता डायरेक्टली ओंकार जी, इनेलो के प्रवक्ता होके आप ये बात कह रहे हैं कि हवा कांग्रेस की थी? बिल्कुल हवा कांग्रेस की थी। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे हाँ, बड़ा अजीब लग रही है ये बात। हाँ जी, नहीं, ऐसी अजीब वाली बात नहीं है ना। हमारी 2 सीट आई है, अगर तो हमारी सीट ज्यादा आती, कांग्रेस की हवा जब सारे चैनल बता रहे थे, प्रत्येक व्यक्ति कह रहा था कांग्रेस की सरकार आ रही है, हर एक व्यक्ति कह रहा था, हर चैनल ही कह रहा था, इस सरकार कांग्रेस की बनते बनते बीजेपी की बन गई। इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को सहायता मिली इनकी टॉप लीडरशिप की। और अब मैं बताना चाहता हूं, आज 1 महीना हो गया, बॉर्डर अभी तक बंद है। समस्याएं जितनी पुरानी थी, परिवार पहचान पत्र हो, प्रॉपर्टी ID हो, पोर्टल की समस्या हो, रजिस्ट्री की समस्या हो, सारी की सारी ज्यों की त्यों है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, नशा, ये वैसे उसी रफ्तार से, ज्यादा रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इस सरकार की उपलब्धि क्या है? एक ये 24,000 कहते हैं हमने लेटर दिए, जिसमें से 6,500 इनको युवा मिले ही नहीं। 18,500 युवा इन्होंने सिलेक्ट किए, वो भी पिछली प्लानिंग के अनुसार। अब क्या किया आपने? अगर आप कहते हो कांग्रेस ने भर्तियां, आ रही हूं रामराज जी आप ही के पास जी। अगर ये कहते हैं कांग्रेस ने भर्तियां रोक दी थी, तो इनको आचार संहिता के दौरान भर्तियां करने की जरूरत क्या पड़ी थी? क्या पिछले 5 साल कम थे? क्या पिछले 9 साल कम थे इनके पास? ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी और ढकोसले वाली सरकार है। आज भी देख लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति परेशान है, किसान आज भी सड़कों पर है, शंभू बॉर्डर बंद पड़ा हुआ है। आगे गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के शहीदी दिवस हैं। पूरे देश और प्रदेश की जनता फतेहगढ़ साहब मत्था टेकने जाती है, कैसे जाएंगे हम लोग? बहुत मुश्किल काम है। इनको कम से कम शंभू बॉर्डर खोलना चाहिए, किसानों से बैठकर बातचीत करनी चाहिए। और ये कहते हैं किसान हितैषी है जी। मेरे को अपनी बात पूरी कर लेनी दीजिए। बोलिए। ये कहते हैं हम किसान हितैषी हैं। देखिए, मैं बोलने लगता हूं, आप बीच में टोक देते हैं। ये कहते हैं हम किसान हितैषी हैं। पराली के पर जुर्माना कितने गुना बढ़ा दिया इन्होंने। और पराली क्या सिर्फ एक किसान की एक पराली है जो वायु प्रदूषण फैलाती है? मैं मानता हूं वायु प्रदूषण सबसे बुरा है। और फिर ये कहते हैं हम 24 फसलों पर MSP दे रहे हैं, उसमें 1-2 फसलें ऐसी भी है जो हरियाणा में नाम मात्र की हैं। अगर आप MSP दे रहे हो तो कम से कम ये तो बता दो MSP के लिए फार्मूला क्या लगाते हो? क्या स्वामीनाथन आयोग का C2+50% का फार्मूला अडॉप्ट करते हो? चलिए ओंकार जी, अब आपके पास आऊंगी, एक बार अजयदीप लाठर के पास जाऊंगी। अजयदीप लाठर जी ने बोला था 8 अक्टूबर को हमारी सरकार बना दो, 3100 रुपए के हिसाब से धान खरीदेंगे।
क्या धान खरीदी जा रही है 3100 रुपए के हिसाब से? ये मेरे साथी जरूर जवाब। ओके, अजयदीप लाठर, हालांकि 1 महीना कोई पैरामीटर नहीं है जज करने का, बिकॉज 1 महीना कोई पैरामीटर नहीं होता है जज करने का। बातें एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मैं देखने की कोशिश कर रही हूं। जो विधानसभा सत्र के अंदर की तस्वीर है, 1 महीना नायब सरकार 2 को बने हुए हो गया है। आप आगे किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए नवजोत जी, दो चीजें हैं। अगर हम विधानसभा सत्र की बात करें तो उसमें अगर जनता के मुद्दे सही मायने में किसी ने उठाए हैं तो वो इनेलो के दोनों विधायकों ने उठाए हैं, जबकि 37 विधायक वाला विपक्ष उस तरीके से मुद्दे नहीं उठा पाया। ना चाहे वो धान के 3100 रुपए एमएसपी देने की बात हो, चाहे वो खाद डीएपी ना मिलने की बात हो, बीज ना मिलने की बात हो, 1 महीने में जो कानून व्यवस्था का दिवाला निकला है, जगह जगह फायरिंग हुई है, चाहे वो मामला हो, चाहे मतलब जितने भी एक आम जनता से जुड़ी जो चीजें हैं, वो कांग्रेस के 37 विधायक होने के बावजूद वो उतना अच्छे से उन्होंने नहीं उठाए जितना शायद मुझे लगता है कि इनेलो के 2 विधायकों ने जनता से जुड़ी चीजों को उठाया। अब मैं 1 महीना जो सरकार को हुआ है उसके ऊपर आते हैं। सरकार को, मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल को, उन्हें 1 महीना हुआ है, लेकिन सरकार को चलाने वाले लोगों की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी की नियुक्ति हुई है, ना एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं, ना डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं, ना ओएसडी नियुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय खाली पड़ा है, नियुक्तियां नहीं हुई है नायब पार्ट 2 में। फिर बात करते हैं मंत्रियों की। मंत्री अपने साथ एक, मैं ये कह सकता हूं कि अनाधिकृत तौर पर, अनऑथराइज्ड तरीके से अपनी मर्जी से स्टाफ लेके घूम रहे हैं। उस स्टाफ की नियुक्तियां अधिकृत तौर पर अभी तक नहीं हुई हैं। उन्हें स्टाफ अलॉट नहीं हुआ है कि कौन उनका प्राइवेट सेक्रेटरी होगा, कौन सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी होगा, कौन पीए होगा। वो सारी नियुक्तियां 1 महीना होने के बावजूद अभी तक उन्हें मतलब पर्सनल स्टाफ तक अलॉट नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। लेकिन अजयदीप जी, इसी के साथ और रामराज जी के पास जाएंगे, वो हाथ खड़ा कर रहे थे, उनको सवालों के जवाब देने जो ललित जी और शायद ओंकार जी ने उठाए। लेकिन बहुत ही क्विकली मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ठीक है नियुक्तियां नहीं हुई हैं, आपने जो मसले उठाए हैं उस पर भी रामराज जी अपनी बात रखेंगे, लेकिन जो कुछ चीजें सरकार कहती है कि हमने किए, पहली कलम से नौकरियों वाली बात थी, या फिर हर महीने मिलेंगे 9,000 रुपए, ये वाली बात है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है 10 सेकंड में? अभी तक किसी के खाते में 1 रुपया नहीं आया है। 2100 रुपए लाडली बहना वाले थे, मुख्यमंत्री का कहना है 5 साल है अभी। मतलब फिर इसका मतलब आप कब देंगे? अभी तक किसी के खाते में अगर 1 रुपया आया हो तो बताएं। 1 रुपया किसी के खाते में नहीं आया। ठीक है, दंगल में बात कर रहे हैं नायब सरकार 2 का 1 महीना पूरा हो चुका है और कितना नायाब ये सफर रहा। हरियाणा विधानसभा का सत्र जारी है, नेता प्रतिपक्ष का इंतजार अभी भी बरकरार है। रामराज जी, क्या कहना है जो सवाल विपक्ष उठा रहा है? देखो, इन्होंने डीएपी खाद का मुद्दा उठाया था अभी भी हमारे भाई साहब ने, तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में इस बारे में स्टेटमेंट भी दिया है। मैं खुद किसान का बेटा हूं और मैंने किसानी करी है, और मेरे से फालतू कौन जानता है इसकी डीएपी की अहमियत को। तो मैं इनको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को, डीएपी खाद की, बीज की हमारे पास में कोई भी कमी नहीं है डीएपी खाद की। ये क्या हो रहा है, जब ये कांग्रेस ने अफवाह फैलाई, ये कांग्रेस, कुछ किसान कांग्रेसी हैं जो किसान के बेस में कांग्रेसी है, जिनका काम है अफरा तफरी फैलाना। उन्होंने अफरा तफरी फैला दी, अफवाह फैला दी कि भाई डीएपी नहीं है, डीएपी नहीं है, डीएपी नहीं है। जिसने 1 कट्टे की जरूरत थी वो 10-10 कट्टे ले गया, एक की जो डीएपी खाद की, और खरीद रहे हैं 10। तो उससे क्या है, मांग एकदम ज्यादा बढ़ गई। फिर भी मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूंगा, हमारे पास में कोई खाद में नहीं, आप संयम रखें
और कोई ऐसा अफवाह फैलाने वालों से सावधान रहें। दूसरा, इन्होंने वो कहा था अपना ये लाडली योजना वाला 2100 रुपये बहन वाला, तो इसमें क्या है, अभी तो सरकार बनी है, महीना हुआ है, अभी समय आने दो। आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे प्रदेशवासियों को ये बात भी मैं बताना चाहूंगा, जो संकल्प पत्र में हमने संकल्प लिया है, जो वायदे किए हैं, उसको हम सबको पूरा करेंगे। और हमारे हरियाणवी भाषा में कहा करें, वह तम मारे राम थारे। तो जनता और के बीच में और माननीय मुख्यमंत्री के बीच में कोई गैप नहीं है, वो 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। और जनता जिस तरह से हाँ, ये कांग्रेस पार्टी को जरूर तकलीफ है इस बात की, क्योंकि कांग्रेस तो खत्म होती जा रही है। आगे आने वाले टाइम में ये कहेंगे भाई कांग्रेस पार्टी हुआ करती, इतिहास बन जाएगा कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस वालों को जरूर तकलीफ है, और किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लोग तो ये कह रहे हैं भाई रामराज आ गया, भाई रामराज आ गया, भाई नायब सैनी जी भाई मौज कर दी, भाई मौज कर दी। हर तरह से, जिस तरह से ये मेरे भाई अभी नौकरियों वाली बात उठा रहे थे, मैं उसी टॉपिक पर आता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता जी जो कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी का मैं आपको बताना चाहूंगा एक भर्ती रोको गैंग है। इन्होंने क्या करते हैं, जो भी वैकेंसी निकलती है उस पे जाके माननीय हाई कोर्ट में जाके स्टे ले लेते हैं। इसके बावजूद भी उससे क्या है, भर्ती लेट हो जाती है, ये बदनाम कर देते, भर्ती नहीं करे, भर्ती नहीं करे, भर्ती नहीं करे। तो ये इनका जानबूझ के ये ऐसा करते हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, फिर भी ये अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पा रहे। सबसे ज्यादा भर्तियां हमने करी हैं, वो भी मेरिट के आधार पर ही करी हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची के। इनके टाइम में क्या होता था ये खुद बता देंगे। सिर्फ मुख्यमंत्री के क्षेत्र के बच्चे लगते थे, वो भी परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस वाद को तोड़ा, और आदरणीय नायब सैनी जी उनकी नीति को फॉलो अप कर रहे हैं। आज किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली गई, को चपड़ासी नहीं लगा था, बिना खर्ची बिना पर्ची है, क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये अपना आप में गौरव की बात है। ये नायब सैनी सरकार कर रही है, हमारी सरकार कर रही है। समान विकास कार्य, समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। ठीक है रामराज, सरकार ने ये नहीं सोचा पहले भी वह विधायक कौन सी पार्टी का है, आज भी वही काम है। इन्होंने रोहतक से बाहर तो रोड भी नहीं बनवाया। हमारा जिला शुरू होता है जींद में, जींद जिले का। चलिए ललित अरोड़ा जी को जवाब दे लेने देते हैं। ललित जी, इनकी यहाँ तक तो रोड बना दिया, लाखन माजरे तक। अजयदीप लाठर ने, जो रामराज जी कह रहे हैं उसके साथ अजयदीप लाठर ने एक और बात उठाई कि विधानसभा में जिस मुखरता से जो मुद्दे कांग्रेस नहीं रख पाई, वो इनेलो के 2 विधायकों ने रखे। ये एक सवाल हमारे साथी का है। जी ललित जी, आप ही के पास। मैं ये कह रहा हूं कि अभी सीएजी ने, कैग ने इनका एक घोटाले का जिक्र किया है। उसमें 42 से 209 किलोमीटर का सफर 1,05,000 से लेकर 5 लाख रुपए में बिल दिखाए गए हैं, यानी लगभग 2500 रुपए प्रति किलोमीटर एम्बुलेंस गई है। ये रिकॉर्ड पे है, सीएजी के, पढ़ लेंगे ये लोग। उसके बाद इन्होंने एक और चीज की, ऐसी जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं उनसे 15 एजेंसियों को 5.67 करोड़ रुपए इन्होंने दिए, ये भी कैग ने दिया है। उसके अलावा 30% डॉक्टरों के और 42% पैरामेडिकल स्टाफ के पद ये मिनिमम है जो खाली पड़े हैं। देश के जनता के, हरियाणा की जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं हो रहा। ज्यादातर डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर के आसपास ही हैं, वो अंदर जो पीएचसी हैं और वहां नहीं जाते। और इनको ये भी हिदायतें हैं कि एम्बुलेंस लेके हर गांव में भी जाएंगे। उस स्कीम का क्या हुआ? आज तक 10 सालों में कितने गांवों में डॉक्टर ने खुद विजिट किया है, बुलाने पे भी नहीं जाते हैं, जहाँ कैंप भी लगाए जाते हैं। आई सर्जरी फ्री में दुनिया कर रही है, इन्होंने कितने कैंप लगा दिए? बात करते आगे सुनिएगा। इन्होंने ये बताया कि प्रदेश पे 4,51,368 करोड़ का ऑलरेडी कर्जा है। ये फिगर जो आई है ये 70,000 से बढ़ी है। तो ये पैसे कहाँ खर्च हुए हैं हरियाणा में? तो विकास में कौन सी चीज इन्होंने नहीं बना दी? कोई हैवी इंडस्ट्री, कोई सड़कें, कोई आईएमटी बनाया हो, किसी नया कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई हो, कहीं इन्होंने खर्च की हो उसमें से? ये 3 लाख नहीं, सुनिए मुझे अभी और भी कुछ कहना है।
तो ये कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, मेट्रो को नहीं बनाया, पावर प्लांट नहीं लगाया, ये लाखों करोड़ रुपए गए कहाँ पे? ये इस हमारे हुड्डा जी ने सवाल नहीं उठाए। शुरू में आप लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने, शायद लाठर साहब ने कहा था, लाठर साहब मैं बड़ी नम्रता से आपसे डिफरेंट ओपिनियन रखना चाहूंगा कि ये सवाल हमारे द्वारा उठाए गए हैं। आज आप ये देखिए कि लाडो का तो जिक्र आ गया, बेरोजगारी का स्तर कितना है, अपराधों की क्या है, इस पे कोई बोलता नहीं है। पराली पर डबल जुर्माना क्यों किया जा रहा है? और जो 9,000 रुपए वाली इन्होंने स्कीम बनाई थी कि बेरोजगारों को देंगे, उसमें दूसरे साल में 12 या 15,000 क्यों नहीं देते? खाली 9,000 फिक्स रेट चलता रहेगा, क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? हमने अगर किसी को बेनिफिट देना है तो वो रेगुलर दिया जाए और उसको टाइमली बढ़ाया जाए। फिर डीएपी की कमी, अभी आप ये कहते हैं 10 गुना लोगों ने खरीद ली। कोई लोग पागल है कि उसको 5 कट्टे जूटते 10 कट्टे खरीद लेगा? कितनी आशा तो सारे हरियाणा ने खरीद ली क्या? ये शुरू में कमी थी, जैसे हुड्डा जी ने सदन में उठाया कि 1 लाख बोरियां आनी चाहिए थी और ये आई थी 53,000। तो जब आपको पता ही नहीं डिमांड सप्लाई क्या होगी तो आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? मैं ये नहीं कहता कि उसमें मंत्री का दोष हो गया, लेकिन नीचे अधिकारी है, आपका सेल नेटवर्क है, उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं दी। पटवारी से लेके तहसीलदार तक के क्या हाल है किसानों का। अब कॉलेज में एडमिशन की सीटें खाली रह जाती हैं और स्कूलों का बंद कर रहे हो। नशा बढ़ता जा रहा है, फैमिली आईडी, कानून व्यवस्था, पानी निकासी, पीने का पानी नहीं है 30% इलाके में बढ़िया पानी, खारा पानी आता है वहां पे, या 5 किलोमीटर दूर से लाते हैं। आप तो गंगा जल पिलाते थे, गंगा जल। अरे आपने 10 साल में हरिद्वार से ला के गंगा जल पिलाते थे आपके टाइम में, तो गंगा का पानी लेते थे आप। तो आप दिमाग से हो पैदल, मैं बताऊं, बार बार बीच में बोलते हो। आप ये बताइए, आप तो ऐसी बात कर रहे हो जो हजम होने वाली नहीं है। तो आज बार खा लो ना, आज बोला खाओ, मिलता नहीं मार्केट में। नहीं, आप तो ऐसी बात कर रहे हो। अब झूठ बोलने फैक्ट्री लगा रखी है आपने। तो लास्ट रिएक्शन है इस झूठे, आपने तो झूठ बोलने फैक्ट्री लगा रखी है, सारी झूठ बोलते हो टीवी पे, या जनता देख रही है। हरियाणा में 27 लाख लोग के करीब बेरोजगार है युवा, उस पर नहीं बोलते ही आदमी। बताओ ना, आपके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी, तो बताइए ना। हमारे कैसे होती थी, उस पर बोलिए ना, कैसे होती थी, कैसे भर्तियां होती थी? बताओ ना। परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, इस पे बोलिए। नहीं, वाद पे क्यों नहीं बोलते आप? केस दर्ज करते हमारे खिलाफ। अरे ये तुमने जो बना रखा है HSS बोर्ड, सारा पता है लोगों को। आप बताइए ना, ये वो बना रखे तो आपके टाइम में ठेकेदारी प्रथा होती थी, आप अपनी मर्जी का ठेकेदार लगाते थे। ये बताओ, डिपार्टमेंट में ठेकेदारी होती थी, हमने ठेकेदारी को तोड़ा, चलिए आप दोनों रुक जाइए, रिक्वेस्ट है आप दोनों से। ओंकार सिंह जी को भी एक बार बोल लेने दीजिए, क्योंकि वक्त की मेरे पास अभी कमी है, मुझे कंक्लूड भी करना है। प्लीज जी ओंकार जी, अपनी बात रखना चाहेंगे आप जल्दी से। नवजोत जी, देखिए बीजेपी के प्रवक्ता कहाँ झूठ बोलते हैं। डीएपी खाद की कमी के बारे में बोल रहे थे, एक व्यक्ति एक की जगह 10-10 कट्टे ले गया, जबकि ये खाद का वितरण उसका आधार कार्ड और फर्द लेके कर रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, जब इनके पास मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर प्रत्येक किसान की फसल का ब्यौरा है, उसकी जमीन का ब्यौरा है, और 1 एकड़ में 1 कट्टा देना है डीएपी खाद का, तो आप उसको पर्ची क्यों नहीं दे देते? क्यों उसके लिए, खाद के लिए उसको लाइनों में लगना पड़ता है? दूसरी बात मेरे भाई रामराज जी शर्मा ने बोली कि कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग, जवाब तो इसका कांग्रेस को देना चाहिए, लेकिन मेरे को देना पड़ रहा है क्योंकि झूठ है। कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग ये बोले कि हाई कोर्ट में जाके स्टे ले लेता है, ये न्यायालय की तौहीन नहीं है क्या? न्यायाधीश जो बैठे हैं, आप उनको इतनी अनजान समझते हो कि कोई व्यक्ति जाएगा, उनको गुमराह करेगा और स्टे ले लेगा? आप उनकी कार्यकुशलता और कार्यशैली पर क्यों ऐसा धब्बा लगाने की कोशिश कर रहे हो? ये न्यायालय की तौहीन है। आज ये सरकार पूरी तरह से फेल थी, लेकिन कांग्रेस की गलती की वजह से, क्योंकि कांग्रेस ने कांग्रेस के खिलाफ ही कैंडिडेट खड़े कर दिए थे। जो भूपिंदर सिंह हुड्डा है, इन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ, हमारे अपने अंबाला कैंट में कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, शैलजा गुट के थे। ये मैं इनको कहना चाहता हूं, इस बार 5 साल जो हरियाणा प्रदेश की जनता पिसेगी, प्रताड़ित होगी, दुखी होगी, परेशान होगी, उसके पीछे देखना एक ही व्यक्ति का नाम आएगा, भूपिंदर सिंह हुड्डा। ओंकार जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, माफी के साथ, आपको दुख कांग्रेस के हारने का है या फिर खुशी आपको इनेलो के 2 विधायक आने की है? ये बड़ा मैं बताता हूँ, हमें दुख है जनता के सरोकार का। आज जनता, अगर जब जनता चाहती थी, जब सारे चैनल बता रहे थे, जो जी आपका चैनल भी तो बता रहा था कि सरकार कांग्रेस की आ रही है,
फिर बीजेपी की कैसे बन गई? लेकिन हमारे को सरकार जनता से भाजपा की सवाल बन है, चुकी हमारी है दो सीट ओंकार आई। जी, जनता अपना फैसला सुनिए, दे चुकी है, 1 महीना हो चुका सुनिए, सरकार को बने। हम मान चुके हैं, जी। लेकिन हमें 2 सीट में संतुष्टि है। हाँ। लेकिन इसके पीछे एनालाइज तो करना पड़ेगा कि जिस बीजेपी सरकार की इतनी वो वही मैं कह रही हूँ, इंडिविजुअल एनालिसिस की जरूरत है। कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मोहर नहीं लगा सकी, उसको एनालिसिस करना है। जी चलिए, जजपा अगर अपना आधार खो गई, उसको एनालिसिस करना है। प्रवक्ता को नहीं टोकते हो आप। जी आप मेरी चलिए, बात पूरी होने दीजिए। मेरे पास वक्त की कमी है, माफी चाहूंगी। बात से अचंभित है कि दोबारा से हरियाणा में बीजेपी की सरकार कैसे बनी, उसके पीछे कारण तो एनालिसिस किया जाएगा। ओके ओंकार जी, माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है। रामराज जी 10 सेकंड में अपनी फाइनल बात कहिएगा। 10 सेकंड अजयदीप के पास है। माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है। जी, जनता जनार्दन की हम ऐसे सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। चलिए ठीक है, अजयदीप लाठर फाइनली कंक्लूड कर दें जल्दी से। आगे भाजपा देखिए नवजोत जी, 1 महीने का समय हालांकि कम होता है, लेकिन 1 महीने के अंदर हरियाणा में मुद्दों की कमी नहीं थी। हरियाणा मुद्दा विहीन नहीं है। इस 1 महीने के अंदर नशे का मुद्दा यूं का यूं एज इट इज पेंडिंग था, लगातार मौत हो रही है। खाद का मुद्दा यूं का यूं था। जो स्कीमें, चाहे वो लाडली बहना थी या जो बेरोजगारों को पैसे देने वाली बात थी, वो कोई लागू नहीं हुई है। करेंगे 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 तो फिर आप 3 साल बाद भी कर सकते हैं, 4 साल बाद भी कर सकते हैं। तो आप चुनाव के तुरंत बाद कैसे सिलेंडर सस्ता करना या और चीजें, जो चीजें हैं वो चीजें अभी इंप्लीमेंट जो होनी चाहिए थी पहली कलम से, वो चीजें नहीं हुई है। और जो नौकरी देने वाली बात थी वो ये थी कि हम शपथ देने से पहले रिजल्ट जारी कर देंगे। ठीक है, वो आपने किया, अच्छा किया, युवा इंतजार कर रहे थे। ठीक है, तो लेकिन ये है कि मुद्दे थे और विपक्ष को वो मुद्दे जिस मुखरता से विधानसभा सत्र के अंदर उठाने चाहिए थे, सदन मैं तो ये कहूंगा कि विपक्ष इतना सशक्त है कि वो सदन तक ना चलने देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूँ, वक्त की कमी है। बेहद शुक्रिया सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए। तो नायब सरकार 2 का 1 महीना पूरा हो चुका है। कितना नायाब ये सफर रहा, ये तो जनता को तय करना है। लेकिन ये जरूर है कि हरियाणा विधानसभा का सत्र शुरू भी हुआ, जारी भी है और खत्म भी हो जाएगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के नेता के नाम का इंतजार अभी भी जनता को है और ये इंतजार कब खत्म होगा, इसका